Do not judge me by my success. Judge me by how many times I fell down and got back up again. Nelson Mandela. Assalamu alaikum listeners. This is Naula Malik. और हमारी इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पर एक नज़र, और हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और आज हमारा तीसरा पार्ट है, और पिछले पार्ट में जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करेंगे कि नेल्सन मंडेला जो उसकी अरेंज मैरिज होनी थी उसके ऊपर राज़ी नहीं हुआ, तो वो अपना वो एरिया छोड़ के जोहानिसबर्ग आ गया। सो जोहानिसबर्ग में जब आया ना, तो दैट वाज कॉल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, बिकॉज वहाँ पे 1896 समवेयर गोल्ड डिस्कवर हुआ था उससे पहले। सो वो एक बड़ा उसके लिए एक यूटोपिया था, और यहाँ पे उसे ज़िंदगी में प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे थे। वो परस्यू करना चाहता था एक। अब यहाँ पे आके ना वो एक ऐसे इंसान से मिलता है जो उसकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देता है। His name was Walter Sisulu. कहते हैं ना, a man is known by the company he keeps. आपकी जो कंपनी होती है उसकी आपके ऊपर छाप होती है। इवन हम जो वोकैबुलरी रखते हैं या जो अल्फाज हम अदा करते हैं डेली कन्वर्सेशन में, ये भी हमें बहुत सारे अल्फाज हमारे दोस्तों से मिलते हैं जिनसे हम अक्सर गपशप करते हैं, और कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वो हमारी ब्रेन की मेमोरी में अल्फाज जो होते हैं वो ज़ख़ीरा होते रहते हैं। हम जिन लोगों को सुन रहे होते हैं हम वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। सो कहते हैं ना, गुड स्पीकर ऑट टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। सो हम जिस तरह का सुन रहे होते हैं वैसा बोल रहे होते हैं। सो वाल्टर सिसुलू वाज अ पर्सन जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का मेंबर था। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी ना, ये ब्लैक अफ्रीकन पीपल की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी। जैसे आप समझें कि जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी मुस्लिम्स की अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, वो तो थी ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, क्रिएटेड इन 1906। तो ये जो पार्टी थी 1912 में बनी, और मंडेला इसका पार्ट 1944 में बना। और वाल्टर सिसुलू ने मंडेला के अंदर पॉलिटिक्स का जुनून सा संवार करके रख दिया। और इट वाज द सेम ईयर 1944 व्हेन नेल्सन मंडेला गॉट मैरिड। और उसकी लव मैरिज होती है, लड़की उसे पसंद आती है, ही वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट हर, और फिर उसकी शादी होती है 1944 में। तो एवेलिन उस लड़की का नाम होता है। लेकिन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है एक एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। वो कहता है कि जो लोग एक बहुत हायर एम्बिशन की तरफ जा रहे होते हैं ना, जैसे हमें आगे जाकर फ्रीडम मूवमेंट का या पार्ट बनना था, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है ना, वो कहीं ना कहीं पे डिसजॉइंटेड हो जाती है। कहीं ना कहीं पे उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो इसकी जो शादी थी वो भी इसके लव ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से ज़रा डिसरप्ट हुई, और वाल्टर सिसुलू के साथ इसकी कन्वर्सेशंस होती। एट दैट पॉइंट ही स्टार्टेड स्टडिंग लॉ, और वेट वाटर से यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे इसने लॉ पढ़ा। ही वॉज द ओनली अफ्रीकन ब्लैक जो वहाँ पे उस टाइम पे उस यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्री ले रहा था। और कहता, असल में ना मुझे उस टाइम पे एक चीज़ समझ लगी कि आप जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना आपकी एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस में और आपकी एजुकेशन में, वो मुझे तब से शुरू होना यानी फील होना शुरू हो गया था कि जब मैं लॉ को अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया था
कि हमारे साथ ये जो गोरे हैं ये कर क्या रहे थे। जैसे 1913 में इन्होंने लैंड एक्ट बनाया, 87% कालों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनके पास वोट का राइट नहीं था। अगर वो उन्होंने कहीं ट्रैवल करना होता था तो उनके पास होना चाहिए था आइडेंटिटी का, अदरवाइज उन्हें जेल में फेंक दिया जाता। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वाइट्स वर कंसिडर्ड एज सुपीरियर। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम वो जो पार्टी में उसकी शमूलियत थी और फिर यूथ लीग में उसका एक अहम किरदार होना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। बट जब मैं मंडेला को पढ़ रहा था ना, आई फाउंड हिम वेरी ऑनेस्ट व्हाइल गिविंग हिज व्यूज। ही डिड नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ लाइक एन एंजल, कि कोई बंदा ऐसा है जो मिस्टेक करते ही नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में कोटेशन उसकी पढ़ी ना कि यार मुझे जज करें आप कि मैं कितनी दफ़ा गिरा हूँ। तो वो कहता है कि जब मैं जोहानिसबर्ग में अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने शायद ना किसी जगह के ऊपर आधा सच बोला। जैसे वासिफ अली वासिफ कहते हैं ना, आधा रास्ता खुदा न खास्ता, ऐसे ही आधा सच खुदा न खास्ता। वो कहता है फिर मुझे उससे बड़ी रिग्रेट सा फील होना शुरू हुआ अपने, मेरा कंशींस मुझे जो था ना वो टॉर्चर करता कि भाई मंडेला क्या कर रहे हो तुम। सो आई लर्न फ्रॉम दैट के मुझे सच भी बोलना चाहिए। सो पॉलिटिक्स में उसकी शमूलियत, और फिर एक चीज़ उससे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, और वो ये था कि अफ्रीकन जो थे ना, उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होना शुरू हो गया था, इनफैक्ट परमिट कर चुका था। अब जैसे हमारे ऊपर रूल किया ना गोरों ने, तो ईस्ट के जो लोग थे ना, उनमें से एक चीज़ जो छिन गई थी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस छिन गया था, कि वो गोरों को हमेशा ही एडमायर करते थे, वो गोरों से हमेशा ही इम्प्रेस हुआ करते थे, और वो हमेशा उन्हें बहुत कोई ज़्यादा उनसे ऊपर चीज़ तस्वर करते थे। बट व्हेन मंडेला केम इनटू द लॉ फील्ड और वो क्रॉस एग्जामिन करता था वाइट्स को, तो मौर्रिख लिखते हैं, एंड इवन उसके जो बायोग्राफर्स हैं वो कहते हैं कि इवन जो गोरे होते थे, दे यूज्ड टू बी एट ऑ कि हमसे काला ऐसा बात कर रहे हैं, हमसे इतने कॉन्फिडेंस के ज़रिए से और इतने अच्छे वे में और बड़ा अपने कॉन्फिडेंस के साथ हमसे बात कर रहा है। सो मंडेला जो था ना, ही नेवर हैड द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी वो उस लिहाज से आपको पता है ना, थिम्बूलैंड में रॉयल फैमिली में। सो यहाँ पे मंडेला कहता है कि बर्थ ऑफ अ फ्रीडम फाइटर हुआ, और जूं मैं उस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में आगे जा रहा था, वैसे ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलना शुरू हो गई। 1952 में ये डिप्टी प्रेसिडेंट बन गया उस पार्टी का। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि वहाँ के जो पार्टी के लीडर्स थे, बिकॉज वो हैवक क्रिएट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उनमें से काफ़ी ना 52 लीडर्स को बैन कर दिया गया कि भाई आपने पार्टी की मीटिंग्स का में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो मंडेला कहता कि हमने इसको डिफाई किया। हमने कहा ये चांस है कि अगर हम अब ये डिफाई करते हैं ना और हमें ये जेल में डालेंगे, तो फिर हमारे जो लोग हैं ना वो असल में फ्रीडम की तरफ आएंगे, वो फिर हमें बैक करना शुरू करेंगे। और बिल्कुल उसका प्लान ऐसा ही था। इन लोगों को जेल में भी डाला गया और वहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो गई। पहले ये रेजिस्टेंस नॉन वायलेंट थी, यानी कि आप किसी किस्म के वायलेंस का जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है। और 1955 में इन्होंने अपना चार्टर दिया, ANC ने। जब मंडेला फिर बाद में बाहर आ गया था, तो 1955 में इन्होंने अपना चार्टर दिया। अच्छा, ये चार्टर बड़ी मज़े की चीज़ है। इसकी जो अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री उठा के देखें ना और पढ़ें आप थॉमस जेफरसन का जो उसने चार्टर ऑफ इंडिपेंडेंस दिया, ठीक है, तो आपको उससे आइडिया होगा कि जितना उन्होंने रूल किया था ब्रिटिश ने USA के ऊपर,
उसके बाद से वो उन लोगों ने कैसे इंडिपेंडेंस हासिल की। सेम वाज द केस विद दम कि उन्होंने ANC ने अपना चार्टर दिया विद द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, और हम चाहते हैं किसी किस्म का सेग्रीगेशन ना हो, हमें वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जैसे वाइट्स को मिलती हैं, और गोरों के साथ ज़्यादतियाँ ना हों, ब्लैक के साथ रादो। ठीक है, तो अब ये पॉइंट था जब मैंडेला नक्शे के ऊपर आ रहा था एज अ लीडर। तो उन्होंने ना, जो पुलिस थी, उन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया मैंडेला की अम्मा जी को कि अपने पुत्र नू समझा, ये जड़ी तरफ जा रहा है ना, ही इज प्लेइंग विद फायर। और मैंडेला फिर कहता है, पता है मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया? मैंने कहा, आई लव प्लेइंग विद फायर। सो डिफायंस उसके अंदर आना शुरू हो गई, और यानी कि वो उससे हटा नहीं जो वो कमिट कर चुका था। और फिर उसके बाद उसके ऊपर चार्ज लगा, और चार्ज वही लगा जो अभी मुशर्रफ के ऊपर लगा था ना, आर्टिकल 6 का, हाई ट्रीजन का। ठीक है, कि वो अपने उस वे से नहीं हट रहा था। और अगर आप जितने भी ग्रेट हीरोज़ को पढ़ेंगे ना, तो आपको हिस्ट्री में एक ही समझ लगती है कि आप प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद को पढ़ के देख लें तो वो कहते हैं कि अगर मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दें तो मैं हक से नहीं हटूंगा। सेम वाज द केस विद सोक्रेटिस। वो भी कहता है, भाई लाओ जहर का प्याला किधर है, मुझे अभी पिला दें, लेकिन मैं वो कहूंगा जो सच है। सेम वाज द केस विद गैलीलियो गैलीलाई। ठीक है, सो जिसने कोपरनिकन सिस्टम को सपोर्ट किया था, और जो कि क्रिश्चियन जो थियोलॉजी का, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट था, उसका अगेंस्ट था। सो ऐसे लोगों को शायद माशरा उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करता, या गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती, जो कोई नई बात कर रहे होते हैं और जो रियलिटी बेस के ऊपर होती है। सो हाई ट्रीजन का केस मैंडेला के ऊपर 1956 में, और बट ही वॉज फाउंड नॉट गिल्टी एट दैट पॉइंट इन टाइम। फिर कहता है, मुझे हमेशा ये चीज़ रहती थी कि मेरी फैमिली के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है वो कोई अच्छा नहीं है। ही डाइवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ, और कहता मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो मुझे बानो आपा याद आई, द ऑथर ऑफ राजा गिद्ध। तो एक बार उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो बानो आपा कहती कि मुझे ना अपनी लाइफ में कभी एक पॉइंट पे ये फील हुआ कि मैं ना, जब राजा गिद्ध लिख रही थी ना, तो मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती थी, और फिर जो मेरे रिलेटिव्स मुझे मिलने आते या फैमिली मेम्बर्स, मैं उनसे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करती थी। और हमारे बच्चों को भी हमसे ये गिला रहता था कि आप हमें कम टाइम देते हैं। तो शायद ये जो लोग होते हैं ये अगले टाइम के लिए होते हैं, या शायद ये लोग जो होते हैं ये कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो उससे आगे आने वाले ज़मानों को समझ आती है। जैसे इकबाल का वर्क है, वो भी अपने ज़माने के लिए नहीं था शायद। सो सेम वाज द केस विद नेल्सन मंडेला। और फिर उसके बाद 1960s वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, और प्रोटेस्ट इस वजह से होते हैं कि ये चाहते हैं कि आप जो पॉस लाज है ना, कि आइडेंटिटी दिखानी है तो भाई आपको हम आगे जाने देंगे, अदरवाइज ये ट्रेन के ऊपर भी सफ़र नहीं कर सकते थे। और आपको पता है ना कि जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है, उसमें जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, वो कोई शुरू से आज़ादी तो नहीं चाह रहे थे। वो तो ये चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हों। स्टार्ट में ऐसे ही था, उसके बाद फिर आते हैं। सो 1960s में इधर ऐसे ही हुआ जी, मार्शल लॉ लग गया, 1000 के करीब इनके जो थे वो जेल में चले गए। उसके बाद जो थी ना, असल में रेबेलियन स्टार्ट हो गई, यानी कि दैट वाज, आई मीन यू कुड कॉल इट रेवोल्यूशन इन द मेकिंग। और आर्म्स रेजिस्टेंस के लिए चले गए। मंडेला ने कंट्री छोड़ दी, बाहर चला गया, वहाँ से उसने ट्रेनिंग ली, मिलिट्री ट्रेनिंग ली, और जब वहाँ से वापस आया तो
कहते हैं ना कि लीडर जो होता है वो हमेशा एडवर्सिटी में बनता है। जितने बड़े लीडर्स उठा के देख लें, वापस आया तो उसे उन्होंने कहा, जी नेल्सन मंडेला यू आर अंडर अरेस्ट, आप इलीगल तरीके से बाहर गए हैं। 5 साल की सेंटेंस होगी जी। उसी 5 साल की सेंटेंस में उस टाइम पे फिर दोबारा हाई ट्रीजन का इसके ऊपर चार्ज लगा, एंड दिस टाइम अराउंड ही वॉज फाउंड गिल्टी। और फिर जो आपने सुना होगा, रॉबिन आइलैंड, 27 साल इस बंदे ने जेल में गुजारे। और यही इस वजह से भी आप देखते हैं ना, टाइम ऑफ क्राइसिस में जब हम ऐसे लोगों को पढ़ते हैं तो हमारी इंस्पिरेशन कितनी ज़्यादा होती है। वो एक ही छोटा सा सेल था और उसी एक सेल में नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा गुजारना था। सो ही हैड टू पे द प्राइस फॉर फ्रीडम। और फिर वो कहता है कि रॉबिन आइलैंड में ना, यानी अब अगर ये देखें ना कि उसकी ज़िंदगी जेल में कैसी थी, तो रॉबिन आइलैंड में वो कहता है कि हमें ना वो लेके जाते, सुबह 5:30 बजे उठाते, फिर भाई हमने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कुछ करना है जो हमें मिलता था, फिर हम चले जाते। तो पहाड़ थे लाइम के, वो हमने वो डिग करने होते थे रोज़ाना की बेसिस के ऊपर, यानी बड़ा मुश्किल काम था। 13 साल तक ये बंदा वो करता रहा है। कहता वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। फिर जब हम वापस आते थके होते, हम चेस खेलते। तो इसके दोस्त कहते कि मंडेला 3-3 दिन लगा देता था, चेस की एक गेम नहीं ख़त्म होती थी। ठीक है। और फिर कहता डिबेट जब चलती ना, फिर कहता टाइम वॉज नेवर एन इशू फॉर अस। वैसे सोचे ना कि भाई आपने ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा गुजारना है, तो टाइम इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। सो डिबेट्स चलती रहती, लंबा अरसा डिबेट्स चलती, और 30-30 दिन तक वो डिबेट्स चलती। लेकिन एक चीज़ नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी से नहीं हटी, और वो चीज़ बुल्ले शाह ऐसे कहते हैं, अनोखड़ी लग रही घड़ी पल न यार विसारनी, और आप कभी बाहर नहीं आओगे। तो मंडेला कहता मेरी उस सारे टाइम में कहता था, वह हमेशा अपने आप को कहता था इट इज़ मैटर ऑफ टाइम। जो करना चाह रहा था वो मैं करूँगा। सो दैट वाज हिज विल। और जो अपनी स्पीच भी करता है ना, वो कहता है आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। ये उसकी बड़ी फेमस स्पीच है, अगर आप सुनिएगा, जिसमें वो कहता है आई एम प्रिपेयर्ड टू डाई। और बड़े वेल सॉरी आज ज़रा ना नेटवर्क इशू हो रहा है। तो सुकरात से जब पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि एक ना मेरे ऊपर डेट है, कर्ज है एक मुर्गे का, मैंने एक बंदे से मुर्गा लिया हुआ है, तो वो काइंडली आप ना उसे लौटा दीजिएगा। और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। यानी इतनी छोटी चीज़ के ऊपर भी वॉज क्वाइट कॉन्शियस। आई वॉज एट ऑल व्हाइल रीडिंग दैट। ठीक है। सो जो उसकी भी डिज़ायर थी ना, वो भी अपनी डिज़ायर, जो उसकी फ्रीडम थी, डिज़ायर दूसरों के लिए, ठीक है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा आगे हो चुका था, और वो उन चेन्स को तोड़ना चाह रहा था। और जिस तरह वो कहता है ना, फॉर टू बी फ्री इज़ नॉट मेरली टू कास्ट ऑफ वंस चेन्स, बट टू लिव इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स एंड एनहांसेस द फ्रीडम ऑफ अदर्स। तो वो दूसरों की फ्रीडम्स के लिए लड़ रहा था। और उसके बाद फिर नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो 27 साल के बाद उस जेल से निकला, और उसने दुनिया की हिस्ट्री में एक ऐसा पेज लिखा जो कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। और ये जो डेट आज भी ओ करते हैं ना काले, वो पागल हो जाते हैं नेल्सन मंडेला का नाम सुन के। तो ये किसी वजह से था, और ये बिल्कुल ठीक था। तो ये हम अपने अगले पार्ट में और जो हमारा आखिरी पार्ट होगा नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी के ऊपर, कि नेल्सन मंडेला उस जेल से फिर कैसे आया, और फ्रीडम मूवमेंट अपने इख्तिताम को कैसे पहुंची, और कैसे ब्लैक्स में पहला प्रेसिडेंट बना, और कैसे वो लॉज सारे चेंज हुए,
और फिर वो जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार थे वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीने में कामयाब हुए। सो ये आज का हमारा सेशन था जी, और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह अगली पे बात करेंगे। थैंक यू ऑल, आप सब लोगों का सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।